3 जुलाई 2025 से माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। करीम, जो कि पाकिस्तान की एक फेमस राइड हेलिंग सर्विस थी, उसने 18 जुलाई 2025 से पाकिस्तान से अपने तमाम ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया है। एयरलिफ्ट, जो कि पाकिस्तान का एक मशहूर स्टार्टअप था, उसने 12 जुलाई 2022 को हमेशा के लिए अपने स्टार्टअप्स बंद कर दिए। पाकिस्तान में सारे स्टार्टअप्स सिर्फ 2 साल के अंदर ही क्यों बंद हो जाते हैं? ऐसा क्यों है कि साडाबे पाकिस्तान की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली फिनटेक कंपनी बन चुकी है। एक ऐसी कंट्री की कहानी है ये, जहां पर आइडियाज तो बहुत चमकते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन मर जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान के टेक स्टार्टअप्स की कहानी। इंसानी रोजगार खतरे की जद में है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया। जबकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जायंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, उससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जाता है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम का 18 जुलाई से पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। अब ये स्टेटमेंट भी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, मतलब यहाँ पे तो काम नहीं हो रहा। इस पूरी वीडियो को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक स्टार्टअप होता क्या है। एक स्टार्टअप एक ऐसी छोटी सी कंपनी होती है जो बेसिकली सोसाइटी के किसी भी प्रॉब्लम को देखती है और उसका सोल्यूशन बेचती है। अब वो सोल्यूशन थ्रू टेक्नोलॉजी भी हो सकता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर आप कहीं से 1000 रुपये का जूता खरीदते हैं और वो किसी और मार्केट में आकर 2000 रुपये का बेचते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक स्टार्टअप बनाया। इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं से लेकर कहीं बेच रहे हो और जो प्रॉफिट बच रहा है वो अपनी जेब में रख रहे हो। इस ट्रेडिंग को आप बाद में बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इससे आप एक स्टार्टअप भी बना सकते हो, जो कि बहुत एक अलग कहानी है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल को हम समझते हैं उबर की कहानी के साथ। बेसिकली उबर से पहले आपको राइड हेलिंग के लिए किसी एक पॉइंट पर जाना पड़ता था जहां पर टैक्सी पर आप बैठते थे, वहां तक चलकर जाना पड़ता था और आपको अपनी डेस्टिनेशन तक का फेयर भी नहीं पता होता था, वो राइड एंड होने के वक्त में ही पता चलता था। सो बेसिकली उबर ने इस प्रॉब्लम को देखा और उसका सोल्यूशन थ्रू टेक्नोलॉजी निकाला कि आप अपनी ऐप को यूज करते हुए घर पे टैक्सी बुला लेंगे और आपको फेयर पहले ही पता होगा। तो इसे बेसिकली हम स्टार्टअप कहते हैं। पाकिस्तान में 2018 से 2021 में टेक्नोलॉजी का एक बूम आया। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में बढ़ते हुए इंटरनेट यूजर्स, यंग पॉपुलेशन और अनटच मार्केट्स को आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छे स्टार्टअप्स जिनमें एयरलिफ्ट, बाइकिया, बाजार, दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए। जब कोविड आया तो उसके बाद पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल एडॉप्शन देखी गई, जिसमें लोगों ने अपने खाने की डिलीवरीज घर में मंगवानी शुरू कर दी, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी और रिमोट वर्क को अपनाया। ये सब कुछ मिलाकर पाकिस्तान में एक शदीद किस्म का टेक स्टार्टअप स्टॉर्म आया और पाकिस्तान अचानक से साउथ अफ्रीका का अगला बड़ा स्टार्टअप हब कहा जाने लगा। अब इतना ज्यादा स्टार्टअप का बूम आ रहा था तो क्या वजह हुई कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से एग्जिट ली? आइए डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की कहानी। माइक्रोसॉफ्ट के पाकिस्तान से निकलने से पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग किस तरह से चल रही है। 2023 के आगाज से लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में कई बार ले ऑफ्स किए हैं, जिनका टोटल तकरीबन 2023 से लेकर अब तक 27,000 एम्प्लॉइज। ले ऑफ का मतलब होता है कि बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी परफॉर्मेंस आपकी डाउन होने की वजह से, किसी भी रीजन के बगैर आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है, कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग और रेवेन्यू को मद्देनजर रखते हुए। सबसे बड़े ले ऑफ्स जनवरी 2023 और जुलाई 2025 में देखे गए हैं। अब 2023 से लेकर अभी तक जो ले ऑफ्स हुए हैं उनका जो ब्रेक डाउन है वो इस तरह से है। जनवरी 2023 में तकरीबन 10,000 लोगों को माइक्रोसॉफ्ट से निकाला गया, जो कि तकरीबन पूरी दुनिया के 4.5% एम्प्लॉइज में आते होते थे। और ये पोस्ट पेंडेमिक रीएडजस्टमेंट थी, लाइक कोविड-19 के बाद जो भी मसले आए और रीस्ट्रक्चरिंग हुई कंपनी में, उन्होंने 10,000 लोगों को निकाला। जनवरी 2024 में लगभग 1900 लोगों को निकाला, जो कि गेमिंग के प्रोजेक्ट्स को ज्यादातर देख रहे थे। मई 2025 में 6000 एम्प्लॉयज को निकाला, जो कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग टीम में से थे। और इनको निकालने के बाद कंपनी ने अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा से सेट किया और जुलाई 2025 में सबसे बड़ा ले ऑफ राउंड हुआ, जिसमें बेसिकली 9
9000 लोगों को ले ऑफ किया गया, जो कि 4% वर्कफोर्स बनती है पूरी दुनिया की। इस सब की वजह माइक्रोसॉफ्ट की एआई में इन्वेस्टमेंट्स को बताया जा रहा है। एक जगह में लूरिया, जो कि डीए डेविडसन में एनालिस्ट है, उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट को अपने एआई इन्वेस्टमेंट से होने वाले मार्जिन प्रेशर को कम करने के लिए हर साल तकरीबन 10,000 एम्प्लॉइज को निकालना पड़ेगा। इंटरनल अंदाजे अब तक ये बताते हैं कि जितने भी ले-ऑफ्स के राउंड्स हुए हैं उससे माइक्रोसॉफ्ट को $1.5 बिलियन से लेकर $1.65 बिलियन तक की बचत हो सकती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एआई में दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की कहानी नहीं है। दुनिया भर में बहुत से ऐसे टेक स्टार्टअप्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि ले-ऑफ्स कर रही हैं, जिनका ग्राफ आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हो। किसी ने ले-ऑफ्स को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि इट्स लाइक ए हॉरिबल गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर। ले-ऑफ्स बेसिकली उस ड्रोने खेल की तरह होता है जो बेसिकली म्यूजिकल चेयर कहा जाता है। इसमें यह होता है कि कुछ लोग म्यूजिक के चलने तक कुर्सियों के इर्द गिर्द घूमते हैं और जो बंदा म्यूजिक बंद होने पर कुर्सी पर नहीं बैठ पाता वो गेम से बाहर निकल जाता है। इसी तरह ले ऑफ बगैर किसी प्रायोरिटी, बगैर किसी इंसान की परफॉर्मेंस खराब हुए, बगैर किसी भी इंसान को किसी कंपनी से बगैर किसी रीजन से निकाल दिया जाता है और उसकी रीजन कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग या रेवेन्यू एडजस्टमेंट या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के लिए होती है। हबीबुल्लाह खान, जो कि डिजाइन स्टूडियो पेनुम्रा के सीईओ एंड फाउंडर है, उन्होंने ट्विटर पर कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान से जाना किसी भी सरप्राइज से कम नहीं था। उनके मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से सिर्फ $50 मिलियन रेवेन्यू ही जनरेट करता था, जो कि पूरे ग्लोबली माइक्रोसॉफ्ट का 0.018% ही बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी अपने ऑपरेशंस जो हैं वो टर्की से और इनवॉइसेस जो हैं वो आयरलैंड से ऑपरेट करता है पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान में उनका हेडकाउंट ऑलरेडी ही कम है। तो इस वजह से पाकिस्तान से उनका ताल्लुक पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था। माइक्रोसॉफ्ट रिव्यूइंग इट्स फ्यूचर ऑफ लियाजॉन ऑफिसेज इन पाकिस्तान। इसका मतलब भी यही है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने लियाजॉन ऑफिसेज को दोबारा से देख रहा है कि हमने बंद करना है या नहीं करना। अब तक तो वैसे बंद कर दिया हुआ है, लेकिन आपके ज़हन में एक क्वेश्चन ये तो जरूर आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पाकिस्तान में थे भी कि नहीं थे, हमने तो कभी भी नहीं देखे। तो इसका आंसर मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में सिर्फ लियाजॉन ऑफिसेज बनाए हुए थे। इसका मतलब ये है कि कोई भी कमर्शियल ऑपरेशन यहाँ पर नहीं चलता था, या जैसे कि प्रोडक्ट हो गई, सेल हो गई। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस बनाए हुए थे, जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स लीड्स हायर थे। इनका काम था कि गवर्नमेंट एजेंसीज से ताल्लुक बढ़ाना, जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ माइक्रोसॉफ्ट का ताल्लुक सिक्योर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्लायंस वगैरह के हवाले से बातें करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करना, माइक्रोसॉफ्ट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करना, इमेजिन कप जो होता है बहुत बड़ा कंपटीशन वो लॉन्च करना, और लार्ज एंटरप्राइजेज के साथ कोलैबोरेशन करना। लेट्स सपोज HBL जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट्स लगाने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पर रखा हुआ है जो कोलैबोरेशन करते हैं और उनसे डील्स वगैरह फाइनल करते हैं। ये काम असल में पाकिस्तान में ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा था, बस एक फॉर्मल प्रेजेंस मेंटेन की जा रही थी। कुछ लीडर्स जो कि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे थे, उनमें जिब्रान जमशेद, आबिद जैदी और शाहजेद खान का नाम आता है। ज्यादातर एम्प्लॉइज की जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनल HR पॉलिसीज की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से एग्जिट करने के हवाले से किसी भी किस्म की फॉर्मल ग्लोबल स्टेटमेंट इशू नहीं की कि हम क्यों एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स अब पाकिस्तान में नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ लीड्स जिनका नाम मैंने ऊपर लिया है वो पाकिस्तान में अब काम नहीं करेंगे, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही काम नहीं करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें भी ले ऑफ कर दिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने चूंकि इस बारे में कोई ऑफिशियल ग्लोबल स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव और लीड्स हैं उन्होंने जो रीजंस बताई, इंटरनल जो वजह सामने आई है, उन्होंने ये बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल एक तो ले ऑफ कर रहा है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ले ऑफ क्यों किए जाते हैं, ले ऑफ क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट अब तक कितने ले ऑफ कर चुका है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट पूरे दुनिया में ले ऑफ कर रहा है, अपने इंप्लॉइज को निकाल रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान में भी जितने रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें भी निकाल दिया। और कुछ पाकिस्तान के मुश्किल बिजनेस एनवायरनमेंट की भी वजूहात हैं। हम इन वजूहात को आगे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के लिए ऐसी क्या वजूहात हैं जो बेसिकली स्टार्टअप्स कुछ अरसे में निकल जाते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए ये एक बहुत खतरनाक साइन है। माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान से जाना एक रूटीन ले ऑफ नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट एग्जिट है। माइक्रोसॉफ्ट जबकि पूरी दुनिया में 9000 लोगों को ले ऑफ कर
रहा था। तो ऑब्वियसली ये बात है कि माइक्रोसॉफ्ट देख रहा था कि हमने अपने डिपार्टमेंट्स को कहाँ रीस्ट्रक्चर करना है, किन कंट्रीज में हमने इन्वेस्ट करना है, कहाँ बेहतर और आसान तरीके से काम चलाना है और कहाँ नुकसान या मुश्किलात की वजह से हमने वहाँ से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को निकालना है। पाकिस्तान जो कि एक वक्त में रीजनल टेक्नोलॉजी हब समझा जाने लगा था, वो अब माइक्रोसॉफ्ट की लिस्ट में नहीं आता और ये एक बहुत दर्दनाक और हेडलाइन बनाने वाली खबर है। पाकिस्तान का बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सी कंपनीज के लिए इन 3 वजहों की वजह से मुश्किल बनता जा रहा है। एक तो इरेटिक टैक्स इन्फोर्समेंट। इसका मतलब ये होता है कि हर साल पाकिस्तान की टैक्स की जो स्लैब्स हैं, टैक्स इनकम टैक्स हैं और सारा जो बजट में चीज़ें हैं वो बदल दी जाती हैं। इस वजह से ये जो कंपनीज हैं जो 10-10 साल का अपना प्लान करती हैं, उन्हें इन कंट्रीज में ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि वो ये डिफाइन ही नहीं कर पाते कि अगले 10 साल के लिए इस कंट्री में कितनी टैक्सेशन और कितनी चीज़ें होंगी जो हम अपने 10 साल के प्लान में डाल सकते हैं। अब हर साल जब टैक्स वगैरह चेंज हो रहा है तो कंपनीज हर साल बैठकर अपने 10-10 साल के प्लान तो नहीं ना चेंज करेंगी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो कंफ्यूज रहती हैं कि उन्हें कितना टैक्स देना है और कब देना है। ये अनसर्टेनिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि इनकी प्लानिंग जो होती है वो 10 साल तक की होती है। सेकेंड रीज़न है डॉलर को बाहर के मुल्क भेजने की रिस्ट्रिक्शन। चूंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी डॉलर बहुत कम है और डॉलर को पाकिस्तान के अंदर आने को तो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर लेकर जाने को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है। तो जब एक कंट्री पाकिस्तान में ऑपरेट करेगी तो बेसिकली उसने अपना रेवेन्यू जो है वो बाहर लेकर भी तो जाना है ना। तो उस वजह से यहाँ पर कंपनीज को जब अपना पैसा वापस नहीं मिलता तो वो सोचती हैं कि पाकिस्तान में हम काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमारा फ़ायदे का सौदा नहीं है। तीसरा जो हमारे पास रीज़न बनता है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हार्डवेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये एक सिग्नल देता है कि पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी ऑपरेट करने में कितनी ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी। माइक्रोसॉफ्ट का एक खामोश एग्जिट और पाकिस्तान में सारे रिप्रेजेंटेटिव लीड्स को ले ऑफ कर देना इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान में लीगल और सस्टेनेबल बिजनेस चलाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से हमें ये असर होगा कि बेसिकली अब माइक्रोसॉफ्ट की पाकिस्तान में कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो बेसिकली आपको कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए तो उसमें डिले आ सकता है, क्योंकि आप बेसिकली बाहर के रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल करोगे और उन्हें रीच आउट करोगे। ना कोई लोकल अकाउंट टीम्स है, ना कोई एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए ऑन ग्राउंड सपोर्ट है। अब पाकिस्तान में बिजनेसेस को सिर्फ रीजनल हब के थ्रू असिस्टेंस मिलेगी, जो ज़्यादातर केसेस में डिलेड सर्विस और कमज़ोर सपोर्ट को मतलब होता है। ये सिर्फ एक कंपनी का एग्जिट नहीं था, ये पाकिस्तान के टेक फ्यूचर के लिए एक सीरियस वेकअप कॉल है। अब आइए हम बात करते हैं ऊबर और करीम की। अप्रैल 2024 में ऊबर ने यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान से अपनी राइड हेलिंग सर्विस को बंद कर देगी। मुदस्सिर शेखा जो कि को-फाउंडर हैं करीम के, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा, हमारी सब्सिडियरी कंपनी करीम वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगी और पाकिस्तान के जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती रहेगी। यानी ऊबर तो निकल गया, लेकिन उसकी अब छोटी सी कंपनी पाकिस्तान में स्टिल काम कर रही है। लेकिन फिर ही कुछ अरसे बाद CEO मुदस्सिर शेखा ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान से करीम भी बंद कर रहे हैं, और उसके रीजंस उन्होंने अपनी ही ट्वीट में जो बताए कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। यानी इस मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल हो गई है, GDP स्लो डाउन हो गया है, टैक्सेस स्टेबल नहीं है, डॉलर की जो रेट है वो अप डाउन होता रहता है। दूसरी रीज़न जो बताई जाती है वो है इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन, कि पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इन करीम्स की ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से करीम अब उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रही जिस तरह से पहले ऑपरेट कर पा रही थी। तीसरी जो रीजन उन्होंने बताई है ग्लोबल एलोकेशन कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत से मुल्कों में इन्वेस्ट नहीं करते, वो कुछ गिने चुने मुल्कों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम आ रही हैं। अब हम बात करते हैं एयरलिफ्ट की। एयरलिफ्ट जो कि पाकिस्तान का एक शाइनिंग स्टार्टअप समझा जाता था, इसने 3 फंडिंग राउंड्स किए और $100 मिलियन से ज्यादा रेस किए। मतलब एक पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने $100 मिलियन से ज़्यादा रेस कर लिए। पहला सीड राउंड जो था वो $2.2 मिलियन का था, जो मोस्टली रीजनल इन्वेस्टर्स के थ्रू था। फिर आया $22 मिलियन का सीरीज ए राउंड, जिसमें रीजनल्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा लिया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अगस्त 2021 में हुआ, जिसमें एयरलिफ्ट ने बेसिकली $85 मिलियन का सीरीज बी का राउंड रेस किया। इससे वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फंडेड कंपनी बन चुकी थी। इसके बाद एयरलिफ्ट ने अपनी हाइपर ग्रोथ देखी और बेसिकली अपने साउथ अफ्रीका में भी ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वजह हुई कि इतना बड़ा स्टार्टअप जिसने इतनी ज़्यादा फंडिंग रेज कर ली थी, इतने ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया था, इतने ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में रोज़गार दे रहा था, उसे यहाँ से निकलना पड़ा।
जब पाकिस्तान ने IMF से लोन की कंडीशंस के तहत फ्यूल सब्सिडीज को खत्म किया तो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो जबरदस्त किस्म की बढ़ गई। इससे सीधा असर हुआ उन कंपनीज पर जो कि डिलीवरीज और बेसिकली ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि एयरलिफ्ट था। एयरलिफ्ट का मॉडल फ्लीट ऑपरेशंस पर डिपेंड करता था। फ्लीट ऑपरेशंस का मतलब है ये गाड़ियां और ये मोटरसाइकिल्स, ये डिलीवरी वगैरह इस पर डिपेंड करता था, यानी उनकी डिलीवरी व्हीकल्स को हर वक्त पेट्रोल की जरूरत होती थी। लेकिन जब फ्यूल ही महंगा हो गया तो हर डिलीवरी पर ज्यादा खर्चा आने लगा और उनके ऑलरेडी टाइट मार्जिन तो थे वो स्क्वीज होने लगे, यानी जितना पैसा वो कमा रहे थे उससे ज्यादा पैसा वो खर्च करने लगे। अब ये बात किसी भी स्टार्टअप के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि एयरलिफ्ट को भी अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े। अब फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने से सिर्फ ये नहीं होता कि फ्यूल प्राइसेस ही बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं बढ़ता, उसके साथ दूसरी चीजें भी बढ़ती हैं इकोनॉमी की। पूरी इकोनॉमी में महंगाई, इन्फ्लेशन का तूफान आ जाता है। जब पेट्रोल की हमारे पास महंगाई हुई तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई। अब लोग हर चीज को लेने से पहले 2 दफा सोचते थे और उन्हें प्रीमियम और इंस्टेंट डिलीवरी सर्विसेज जैसे एयरलिफ्ट वगैरह भी यूज करना बंद कर दी। तो डबल प्रेशर हुआ और सिंगल आउटकम ही था कि एयरलिफ्ट को बंद करना पड़ा। ये दोनों मिलाकर एयरलिफ्ट को इतना बिजनेस मुश्किल हो रहा था कि $100 मिलियन रेज करने के बावजूद भी वो राइजिंग कॉस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सके। एयरलिफ्ट को अपने सारे ऑपरेशंस बंद करने पड़े। लेकिन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट, एयरलिफ्ट या और कुछ कंपनीज जो हैं जो पाकिस्तान में बंद हुई हैं, उनके सिर्फ बंद होने से आपने ये नहीं समझना कि पाकिस्तान में टेक स्टार्टअप का हाल है ही बुरा या पाकिस्तान में हम स्टार्टअप कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ साडा पे की, जो कि 2019 में स्टार्ट हुई और $50 मिलियन में एक्वायर कर ली गई। अब पाकिस्तान का स्टार्टअप था, पाकिस्तान में बना, पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए बना और टर्किश कंपनी ने $50 मिलियन में उस कंपनी को एक्वायर कर लिया। दराज पाकिस्तान में बना, पाकिस्तान के लिए बना, पाकिस्तान के कस्टमर्स के लिए, और उसे अलीबाबा ने एक्वायर कर लिया। बाजार इस वक्त पाकिस्तान में बना, पाकिस्तान की डिटेल जो बिजनेसेस हैं उन्हें ऑटोमेट करने की कोशिश में लगा हुआ है और उसमें पोटेंशियल देखा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न बनेगा। साडा पे जो कि 2019 में ब्रेंडन टिमिंस्की ने स्टार्ट की, उन्हें बेसिकली 2 चीज़ों ने मोटिवेट किया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो अनबैंक्ड है, यानी ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो कभी बैंक अकाउंट खुलवा ही नहीं सकते। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन और इंटरनेट का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, तो हर बंदे को डिजिटल करेंसी की ऐसा जरूरत पड़ ही जाएगी। ब्रेंडन ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए एक सिंपल, यूजर फ्रेंडली और आसानी से जिसमें अकाउंट बन जाए वो वाला डिजिटल वॉलेट और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। साडा पे का मिशन सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ एलीट लोगों को बैंकिंग की जाए। साडा पे का मिशन ये था कि हर शख्स जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग कर सके। साडा पे पाकिस्तान का बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला एक फिनटेक स्टार्टअप बन गया जिसमें बहुत ही जल्द 1 मिलियन यूजर्स आ गए और $1.5 बिलियन की ट्रांजैक्शंस इस छोटे से स्टार्टअप के थ्रू होने लगी एनुअली। इन लोगों ने सिर्फ साडा पे पर आकर अकाउंट नहीं बनाया, बल्कि इन लोगों ने साडा पे को एक्टिवली यूज करना भी शुरू कर दिया। इससे पता चला कि पाकिस्तान में डिजिटल रेवोल्यूशन जो है किसी भी चीज की वो पॉसिबल है। 2021 में साडा पे ने $7.2 मिलियन का सीड फंडिंग राउंड किया, जो कि उस वक्त का पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा सीड राउंड था। इसके बाद भी साडा पे बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो शो करवाया। 2022 तक साडा पे की टोटल फंडिंग जो है वो $20 मिलियन तक पहुंच गई थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ग्लोबली इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस था। साडा पे को 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपना फुल EMI मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस मिल गया। मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी साडा पे को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और इसे सर्टिफिकेट दे दिया। इस लाइसेंस का मिलना साडा पे के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि पाकिस्तान में अब साडा पे अपनी सर्विसेज को स्केल अप कर सकता था। मई 2024 में साडा पे को एक टर्किश फिनटेक इन्वेस्टर पपारा ने $50 मिलियन में पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। साथ ही पपारा ने $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस की ताकि इसके फंक्शंस को ग्लोबली स्केल किया जाए। ये एक्विजिशन जो थी वो साडा पे के लिए एक नए दौर का आगाज थी, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, ज्यादा फीचर और ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था। ये डील सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि एक पूरे पाकिस्तानी टेक स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा बूम था। इससे ये सिग्नल मिला कि पाकिस्तान का जो फिनटेक सेक्टर है उसमें बेसिकली ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स ही इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसमें आप लोगों ने हम ये मान सकते हैं कि 75% जो कंट्रीब्यूशन है या 80% या एक मेजरली जो कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रही है। लाइक टैक्सेस का बार बार चेंज होना, बार बार बजट का चेंज होना, बार बार कंपनीज के लिए सख्त पॉलिसीज
बनाना, डॉलर्स बाय ना लेकर जाना, बाहर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर ना आ पाना, ये एक मेजरली चीज़ प्रमोट करता है, एक चीज़ को कंट्रीब्यूशन करता है इस चीज़ में। लेकिन स्टार्टअप जो होता है दोस्तों वो फेल भी हो सकता है और वो राइज भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको एक मार्केट में गैप देखना है और आपको दिल बर्दाश्ता बिल्कुल नहीं होना कि पाकिस्तान में अगर हम रह रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई स्टार्टअप कर ही नहीं सकते। तो इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि आप लोग बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के शटडाउन, एयरलिफ्ट के शटडाउन, करीम के शटडाउन से दिल बेजार हो जाएं और बस ब्रेन ड्रेन हो जाएं। इसका मकसद ये भी था कि आप बाइकिया को देखें, आप साडा पे को देखें और इनकी बेसिस पे इवैल्यूएशंस करें और देखें कि पाकिस्तान में स्टार्टअप चलते भी हैं और बंद भी होते हैं। और ये एक स्टार्टअप कल्चर का नॉर्म है कि स्टार्टअप फेल भी हो सकता है और स्टार्टअप विन भी कर सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। मिलते हैं अगली एपिसोड में।